कार्यक्रम सुप्रभातम में, जिसमें भारतीय ज्ञान, संस्कृति, योग और संस्कृत भाषा के विभिन्न विषयों से हम आपका परिचय कराते हैं। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और करिए अपने मन, वाणी और शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ आरंभ होता है चातुर्मास। 4 महीनों का ये समय भारतीय परंपरा में आत्मचिंतन, संयम, साधना और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। प्राचीन काल से ही चातुर्मास में स्वाध्याय, जप, ध्यान और सत्संग जैसी साधना को विशेष महत्व दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय और ज्ञान के प्रसार में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए और चातुर्मास स्वाध्याय के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। आत्मशुद्धि से आत्मबोध तक की यात्रा के बारे में और अधिक जानने से पहले आइए जान लेते हैं समय को और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो वर्षा ऋतु में जब बाहर की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम होती थीं, तब अध्ययन, मनन, जप और चिंतन को विशेष महत्व दिया जाता था। वेद पाठ और स्वाध्याय के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध किया जाता था और ज्ञान के प्रकाश से जीवन को प्रकाशित किया जाता था। सदियों पुरानी ये सनातन परंपरा आज भी चली आ रही है और समाज को निस्वार्थ सेवा तथा स्वाध्याय का संदेश दे रही है। आज का सुभाषित भी हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व बता रहा है। सुनिए आज का सुभाषित। जीवनं स्वं परार्थाय नित्यं यच्छत मानवाः इति संदेशमाख्यातुं समुद्रं यान्ति निम्नगाः। हे मनुष्यों, अपना जीवन सदैव दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित करो। जिस प्रकार नदियां बिना किसी स्वार्थ के निरंतर बहती हुई अपने जल से मार्ग में आने वाले असंख्य प्राणियों का जीवन पोषित करती हैं और अंततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी जीवन और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के हित में करना चाहिए। निस्वार्थ सेवा, परोपकार और लोक कल्याण में ही मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता है। O human beings, dedicate your lives to the service and welfare of others. Just as rivers flow ceaselessly and selflessly, sustaining countless lives with their waters before ultimately merging into the ocean, so we should devote our time, abilities, and resources to the well-being of others. The true purpose and fulfillment of human life lies in selfless service, compassion, and the welfare of all. और कार्यक्रम में अब बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित यहाँ के विभिन्न संस्कृति की। गुलाबी मीनाकारी काशी की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है। ये कला गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है और विवाह व धार्मिक अवसरों पर इसका विशेष महत्व है। आज ये बनारस की पहचान और शिल्पकारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। सौंदर्य, अध्यात्म और श्रम का ये संगम भारतीय ज्ञान परंपरा के कर्म योग को दर्शाता है। आइए गुलाबी मीनाकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देख लेते हैं जनेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि गुलाबी मीनाकारी भारत की उन दुर्लभ कलाओं में से एक है जिसे काशी की सांस्कृतिक आत्मा माना जाता है।
यद्यपि मीनाकारी की कला का आगमन भारत में फारस, ईरान के माध्यम से हुआ, लेकिन बनारस के शिल्पकारों ने इसमें गुलाबी रंग का समावेश कर इसे एक विशिष्ट भारतीय पहचान दी। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार यह कला केवल सजावट नहीं बल्कि पंच तत्वों, धातु, अग्नि और रंग के मेल से की जाने वाली एक साधना है। इस कला को इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्राप्त है। धातु की सतह पर रंगीन तामचीनी द्वारा सूक्ष्म एवं कलात्मक अलंकरण करना मीनाकारी कहलाता है। बनारस की मीनाकारी में गुलाबी रंग की प्रधानता होने के कारण इसे गुलाबी मीनाकारी कहा जाता है। गुलाबी रंग भारतीय परंपरा में प्रेम, करुणा, सौम्यता और सौंदर्य का प्रतीक है, जो इस कला को भावनात्मक और सांस्कृतिक गहराई प्रदान करता है। गुलाबी मीनाकारी की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत जटिल और धैर्यपूर्ण होती है। इसमें धातु, विशेषतः सोना, चांदी या तांबा पर पहले सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। इसके बाद प्राकृतिक खनिजों से बनाए गए रंगों को सावधानी पूर्वक भरा जाता है। फिर नियंत्रित तापमान पर भट्टी में पकाकर रंगों को स्थायित्व दिया जाता है। अंत में पॉलिश द्वारा कलाकृति को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित कर्मयोग और एकाग्रता की भावना को दर्शाती है। गुलाबी मीनाकारी बनारस की सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। यह शिल्प पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य और पारिवारिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहा है। विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और पर्व त्योहारों में मीनाकारी के आभूषण और वस्तुएं विशेष महत्व रखती हैं। यह कला न केवल स्थानीय शिल्पकारों की आजीविका का साधन है, बल्कि काशी की सांस्कृतिक पहचान को भी सुदृढ़ करती है। ये काफी सूक्ष्म कला मानी जाती है, जो केवल हमारे बनारस की में ही इस कार्य को किया जाता है। और ये बनारस की बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, जिसको एक नई थीम दिया गया है कि चैती गुलाबी, जैसे यहाँ का गुलाब का फूल होता है, उसी के थीम पर ये गुलाबी मीनाकारी का एक आर्ट है जो हम लोग करते चले आ रहे हैं निरंतर। और आज हमारी 6वीं जनरेशन भी इस कार्य में लगी हुई है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी तक बनारस में मीनाकारी की कारीगरी मुख्यतः लाल और नीले रंगों तक सीमित थी। उस समय इन रंगों का प्रयोग आभूषणों और सजावटी वस्तुओं में प्रमुखता से किया जाता था, किंतु 18वीं शताब्दी में बनारस के कुशल कारीगरों ने मीनाकारी कला में नवाचार करते हुए गुलाबी रंग के प्रयोग में विशेष दक्षता प्राप्त की। गुलाबी मीनाकारी में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात बनारस के कारीगरों ने इस कला का प्रचार प्रसार देश के विभिन्न भागों में किया। 2018-19 में जब हमारे सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर TFC बड़ा लालपुर का उद्घाटन किया, तो यहाँ के जो आर्टिस्ट बनारस के थे, वो आर्ट को उन्होंने देखा और उसको काफ़ी खूब सराहा और इसको इंटरनेशनल मार्केट दिया, जिससे आज हमारे पास काफ़ी कुछ उपलब्धियां हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे हाथ का बना हुआ चेस सेट कमला हैरिस जी को उन्होंने दिया, जो हमने सेंट्रल कॉटन इंडस्ट्रीज को सेल किया था। उसके बाद हमारे हाथ का बना हुआ G7 की बैठक में गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को उन्होंने प्रेजेंट किया। उसके बाद से हमारे पास अमेरिका के आज अनेकों कस्टमर जो हमसे लगातार फ़ोन पे भी विजिट करते हैं और मेरे यहाँ तक आकर के वो सामान ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए। गुलाबी मीनाकारी केवल एक सजावटी शिल्प नहीं, बल्कि बनारस की सांस्कृतिक आत्मा और भारतीय ज्ञान परंपरा का सजीव प्रतीक है। इसमें सौंदर्य, अध्यात्म, श्रम और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और बनारस की अद्भुत कला के विषय में जानने के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज।
देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें आइए अब आपको योग कराते हैं, स्वास्थ्य की कुछ बातें बताते हैं और स्वस्थ रहने की इस यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बताए जाते हैं। तो इस मौसम में बढ़े हुए जोड़ों के दर्द से राहत के क्या है उपाय, बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में बात उस दर्द की जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देता है, जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन। दर्द, सूजन, जकड़न, अगर ये तीनों आपके साथ हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हो सकता है जोड़ों की समस्या का संकेत। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही शरीर अकड़ा सा रहता है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है? तो घबराइए नहीं, इससे राहत मिल सकती है। कैसे? आइए जानते हैं। जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है जो काफी लोगों को परेशान करती है। आमतौर पर इसे बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता है, लेकिन आजकल कम आयु के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जोड़ों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं। उम्र का बढ़ना, गलत खान-पान, कैल्शियम की कमी, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और शारीरिक श्रम न करना। इसके अलावा किसी बीमारी या चोट के प्रभाव से भी जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि कुछ सरल प्रभावशाली उपाय करके आप इससे राहत पा सकते हैं। करें नियमित व्यायाम, रखें अपने जोड़ों का ध्यान। इन योगासनों के नियमित अभ्यास से बढ़ेगी गतिशीलता, मिलेगा जोड़ों के दर्द से आराम। पूरे शरीर के जितने हमारे जॉइंट्स हैं उनकी पवन मुक्त गति, उसको पवन मुक्त क्रियाएं भी कहते हैं, उनका अभ्यास हमको करना चाहिए। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन लगते हैं। 15 से 20 मिनट हमें अपने शरीर को सूर्य की किरणों में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे तान आसन का अभ्यास, और तान आसन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से कमर के बल लेट जाते हैं। कमर के बल लेटना, एड़ी पंजे आपके पूरी तरह से मिले हुए हैं, और फिर हाथों को धीरे धीरे से शरीर को खींचना, हाथों को सर के ऊपर ले जाना, पंजे नीचे की ओर खींचेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर खींचेंगी, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना। यथा सामर्थ्य सांस को भीतर रोक करके रखना, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये अभ्यास आप 3 बार तक दोहरा लीजिए। यहीं से हम लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास, और वो भी आज हम ले रहे हैं मॉडिफाइड वर्जन, यानी सुगम पवन मुक्त। आप अपने दोनों पैरों को घसीटते हुए लाएंगे, ऐसे कि कोशिश करना है कि हमारी जो हील्स हैं वो हमारे हिप्स को छू जाएं। नहीं भी छू रही तो जितना नजदीक ला सकता है उतना ले आएं। अब अपने पैरों को फोल्ड कर लेना, थाइस को पेट के अगेंस्ट ले आना, दोनों हथेलियों से इस तरह से अपने पेट के अगेंस्ट थाइस को प्रेस करना, यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, और फिर पैर को वापस ले आए और घसीटते हुए ही खोल देना। यहीं से हम पलट जाएंगे और अपने पेट के बल आ जाना, और पेट के बल आकर के कैसे वापस जाना है शशांक भुजंग गति में। इसमें हमारे पूरे शरीर के जोड़ों को, यानी सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, और फिर धीरे धीरे से अपने हिप्स को पीछे की ओर पुश करना, पुल करना, और यहाँ पे रुकिएगा थोड़ी देर। अगर आगे झुक सकते हैं तो झुक जाइए,
नहीं तो फिर धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाना, शरीर को ढीला छोड़। जिंदगी हो गई है मुश्किल, काम करना हुआ भारी, मिलेगी इस समस्या से राहत अगर आपने अपनी खाने की आदतें सुधारी। जोड़ों का दर्द यानी कि घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात के प्रकोप से ये रोग होता है। वात जब बढ़ जाता है जोड़ों के अंदर तो वहाँ जो लुब्रिकेशन है, जो फ्लूइड है, वो सूख जाता है। आम भाषा में कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया है या कार्टिलेज वहाँ सूख गई है। आपको वहाँ लुब्रिकेशन चाहिए, आपको एक्सटर्नल भी चाहिए। एक्सटर्नली आप तिल के तेल से मालिश करें नियमित रूप से, बहुत फ़ायदा होता है। इंटरनली भी जो आप खाना खाते हैं तो खाना गरम गरम होना चाहिए। सूप टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वेजिटेबल सूप्स या दाल वगैरह का सेवन करें, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके खाएंगे, उससे आपको इंटरनल भी ऑयलिंग होती है। इंटरनल स्नेहन इसको आयुर्वेद में बोलते हैं। और इसके अलावा वात जो है वो ठंडी चीज़ों से बढ़ती है, तो ठंडा भोजन, ठंडा पानी, आइसक्रीम, दूसरा रूखी सूखी चीज़ें, ड्राई क्रंची क्रिस्पी चीज़ें नहीं खानी है। बादी वाली चीज़ें, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी नहीं खाना है। क्या खाना है? जैसा कि हम कहते हैं आयुर्वेद में कि गरम गरम खाना हो, थोड़ा सा सूप टाइप का हो, तरीदार जिसको कहते हैं, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, गैस ना बनाए। तो जैसे कि दाल, मूंग दाल है, अरहर की दाल है, मूंग दाल की खिचड़ी है, सब्जियां, रोटी, साथ में जो है सूप वगैरह का सेवन करें। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा रहता है। इसमें एक चीज़ और काम करती है, अगर आप मेथी आपके घर में है, मेथी और अदरक, उसका पानी उबाल करके वो पानी पिएं, और साथ में मेथी और सौंठ के लड्डू भी बनाए जाते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सर्दियों में आमतौर पर ये लड्डू बना करके लोग खाते हैं, उससे आपके जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। रात को जो है देर तक नहीं जागना है, जल्दी टाइम पर सोना है, खाना समय पर खाना है, और दिन भर थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें, उससे भी आपको लाभ होगा। अब हर सुबह उठिए बिना किसी डर, जोड़ों का दर्द और समस्या होगी दूर जब ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय दिखाएंगे अपना असर। अगर गठिया बाय या आम वात जैसी बीमारी है जिसके अंदर आपका आम को डाइजेस्ट करना है, तो खाली तेल लगाने से लाभ नहीं मिलेगा। उसमें औषधि और उस आम के पाचन के लिए इंटरनल मेडिसिन भी चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे गुग्गुल के द्रव्य, जैसे योगराज गुग्गुल है, 2 गोली सुबह शाम, या दशमूल का काढ़ा, इस तरह की औषधियाँ। लेकिन ये सब चिकित्सकीय देखरेख में होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो तिल का तेल, सरसों का तेल, या फिर बहुत सारे जड़ी बूटियों के जैसे महानारायण तेल हैं, ये तेल आते हैं, उनको लगाने से उसके बाद सिकाई करने से तुरंत लाभ मिलना शुरू होता है। अगर सूजन ज़्यादा है, जिसमें चलने में वेदना ज़्यादा हो रही है और सुबह के समय जकड़न ज़्यादा रहती है, तो बिना औषधि के वो ठीक नहीं हो पाती। इसके अंदर औषधि के अंदर हल्दी का सेवन, रात के समय 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगा दें, सुबह बॉईल करके वही मेथी दाना चबा भी लें और वो पानी पी लें, तो उससे सूजन कम होनी शुरू हो जाती है। गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस तरह की बीमारियों के अंदर बस्ती ट्रीटमेंट या फुल बॉडी पंचकर्म की थेरेपीज़ होती हैं, जिनसे बहुत लाभ मिलता है, जिसमें पत्रपिंड स्वेदन, बस्ती प्रोसीजर, विरेचन, ये सब मुख्य हैं। जो सूजन है अगर जोड़ों में, उनके लिए जो औषधियाँ लाभदायक हैं, उनके अंदर अदरक या सौंठ। अदरक तो आप नॉर्मल जैसे हम चाय में पीते हैं उसी तरह से उसका काढ़ा बना के पिया जा सकता है। सौंठ के लिए 2 तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। अगर आपका सूजन बहुत ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि जकड़न भी है साथ में, तो सौंठ के पाउडर का लेप बना के पानी के अंदर मिला के उसको जोड़ों पे लगाएं, उससे सूजन और दर्द दोनों ही कम होना शुरू होते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये बहुत गर्म होता है, इसलिए थोड़ी ही देर के लिए इसको जोड़ के ऊपर रखा जाए। उसके अलावा औषधियों के अंदर गोखरू का काढ़ा, अश्वगंधा का काढ़ा या अश्वगंधा टैबलेट फॉर्म में, ये बहुत लाभदायक होते हैं। याद रखिए, जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज करना समस्या को बढ़ा सकता है। सही देखभाल, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपके जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं और आप एक्टिव जीवन जी सकते हैं। आज से ही अपने जोड़ों का ख्याल रखना शुरू करें। तो आज आपने जाना तान आसन का अभ्यास, सुगम पवन मुक्त आसन का अभ्यास, शशांक भुजंग गति करना लाभकारी है, जोड़ों के दर्द से राहत में उपयोगी है योग, दाल में घी डालकर सेवन करें, हल्दी वाला गर्म दूध पिएं,
मेथी और अदरक का काढ़ा पीना उपयोगी है। वातवर्धक भोजन का सेवन न करें। ठंडा भोजन, ठंडा पानी और आइसक्रीम का सेवन न करें। गोखरू काढ़ा, दशमूल काढ़ा लेना उपयोगी है। जोड़ पर महानारायण तेल, तिल या सरसों का तेल लगाकर सिकाई करना लाभकारी है। मेथी दाना का पानी, भीगा हुआ मेथी दाना या हल्दी का सेवन उपयोगी है। प्रभावित जोड़ पर सोंठ पाउडर का लेप करें। पंचकर्म चिकित्सा कराना लाभकारी है। जोड़ों का दर्द मत सहो, अब इस समस्या को अलविदा कहो। जोड़ों के दर्द को हराओ, खुद को एक्टिव बनाओ। जब जोड़ बनेंगे मजबूत तो लाइफ रहेगी स्मूथ। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और कार्यक्रम में अब क्रम है संस्कृत पाठशाला का, जहां आप संस्कृत भाषा का अभ्यास करते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले अक्षरों के शुद्ध उच्चारण के बारे में भी जानते हैं। तो आप कीजिए हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत भाषा का अभ्यास और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमोस्तु सर्वेभ्यः। साभिनन्दनं स्वागतं करोमि सर्वेषाम्। अहं नारायण दत्तमिश्रः संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां हि कक्षायां दैनन्दिनानुगुणं संस्कृत पाठशालायां किमपि नवीनं वयं जानीमः। अभी दैनन्दिनानुगुणं बोलने के क्रम में मैंने ऐ इस अक्षर का विशेष रूप से उच्चारण किया है और आज संस्कृत की इसी विशेष रूप से परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक लेखन और उच्चारण की प्रवृत्ति के साथ हम ऐ इस अक्षर के संशुद्ध उच्चारण और लेखन को कुछ शब्दों या उदाहरणों को रख समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एक शब्द है सैन्य या सैन्यम, जिसका प्रयोग सैन्य या सैन्यम इस रूप में ही करना चाहिए, न कि सैन्य या सैन्यम इस रूप में। पर हम में से कई ऐ को भी ए या ऐ इस रूप में उच्चारण कर जाते हैं और हाँ, इसका कारण अवश्य ही आज की भाषा की उच्चारणगत प्रवृत्ति या क्षेत्रगत उच्चारण की दुष्प्रवृत्ति को कहा जा सकता है। पर संस्कृत के संस्कृतत्व को ध्यान में रख ऐ इस शब्द का उच्चारण इसके संस्कृतानुसार शुद्धतम स्वरूप में अर्थात ऐ इस रूप में ही किया जाना चाहिए। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द है ऐश्वर्य या ऐश्वर्यम, जिसे हम कुछ आधुनिक भाषाओं की शैली का अनुकरण कर या शीघ्रतावश या कहें कि अनवधानतावश ऐश्वर्य या ऐश्वर्यम इस रूप में बोल और कभी कभी तो लिख भी जाते हैं। अतः यह अवश्य ध्यान रखें कि ईश्वर शब्द के भाव को बताने वाला शब्द ऐश्वर्य नहीं बल्कि ऐश्वर्य है। ऐसे ही कई शब्द हैं जो भावार्थक प्रत्यय के प्रयोग के बाद हमें ऐ इस अक्षर के साथ प्राप्त होते हैं, जैसे इच्छा से ऐच्छिक या ऐच्छिकम, इतिहास से ऐतिहासिक या ऐतिहासिकः, विभव से वैभव या वैभवम, नीति से नैतिक या नैतिकम। वस्तुतः ए को ऐ के रूप में समझने की जो प्रवृत्ति बल्कि दुष्प्रवृत्ति देव को दैव जैसे दुष्प्रयोगों में दिख पड़ती है, उसी तरह ऐ को ए इस रूप में भी समझने की दुष्प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए ही हम में से कई ऐच्छिक या ऐच्छिकम, ऐतिहासिक या ऐतिहासिकः, वैभव या वैभवम, नैतिक या नैतिकम जैसे अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। अब बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का उपैति, जिसका अर्थ होता है आता है या सामने आता है। यहाँ उप उपसर्ग के बाद इण गतौ इस गतिपरक अर्थ वाले धातु का प्रयोग है और प्र और धातु के एति इस रूप के मेल से जो शब्द बनता है वह बनता है उपैति, उपेति नहीं।
कहने का अर्थ यह कि जैसे ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। यह हम आपको बता ही चुके हैं, क्योंकि मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है। तो इसी प्रवृत्ति को ऐ इस अक्षर को ए इस रूप में समझने की कभी कभी भूल से हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे में हम कुशल संस्कृत प्रयोक्ता बनकर, अर्थात व्याकरण को आधार बनाकर, बल्कि लोक व्यवहार में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के व्यवहार को कुशलता से समझ सकें, यह अपेक्षित होता है। वैसे कुछ विशेष उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे प्रेड की यति और प्रैड की यति, ये दोनों ही शब्द बनते हैं। अर्थात कुछ शब्द संस्कृत में ऐसे हैं जहां ए और ऐ दोनों ही उच्चारण वह भी एक ही शब्द में प्राप्त होते हैं। संभवतः इन्हीं कुछ शब्दों के कारण ए और ऐ के उच्चारण का भेद कुछ भाषाओं के शब्दों में या कहें कि कुछ लोगों में मिटता सा प्रतीत हो जाता है। इसलिए ही सेना को सेना इस तरह से उच्चारण करने की प्रवृत्ति दिख पड़ती है। पर इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ शब्द या उदाहरण तो ऐसे होते ही हैं जो अपवाद या विशेष शब्द या उदाहरण के रूप में स्वीकारे जाते हैं। तो ऐसे में इन अपवादों को या विशेष उदाहरणों या प्रयोगों को बाकी के शब्दों के शुद्ध लेखन, उच्चारण व प्रयोग के क्रम में हमें घाल मेल करने की आवश्यकता नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से आप ऐ और ए इन दो अक्षरों के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित कर सकें। तो इसी सत्परामर्श के साथ अधुना संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनं कुर्मः। सर्वांच नुमः।